महापुरुषों के स्टैच्यू को, तस्वीरों को अपमानित करता है, तोड़ता है, फोड़ता है, या सोशल मीडिया पे उनकी तस्वीरों का अपमानजनक तरीके से पेश करता है, ये अपराध है। और ये अपराध नॉन बेलेबल है, गैर जमानती है, नॉन कंपाउंडेबल है। SC ST एक्ट की खास बात है कि इसमें सारी धाराएं नॉन कंपाउंडेबल है। नॉन कंपाउंडेबल का मतलब इसमें आप समझौता नहीं कर सकते। अगर समझौता करोगे तो इसका मतलब आप खुद अपराधी हो। इसलिए कभी भी FIR दर्ज कराएं तो उसमें समझौता ना करें, क्योंकि SC ST एक्ट अब इतना प्रचलन में आ चुका है, इतनी ज्यादा FIR आ चुकी है, इसमें इतनी दर्ज हो रही है कि सरकार और पुलिस परेशान है। पुलिस जो है, पुलिस में शुरू से ही लेकर एंटी शेड्यूल कास्ट मेंटेलिटी के लोग भरे हुए हैं, जिनके अंदर SC कम्युनिटी और उसके इस कानून के लिए जहर है। पहले तो वो आपकी FIR दर्ज नहीं करेंगे, बड़ी मुश्किल से आपकी FIR दर्ज करेंगे, करते ही आपके ऊपर प्रेशर बनाना शुरू कर देंगे, इसमें समझौता करो। अगर आप समझौता नहीं करोगे तो आपके खिलाफ क्रॉस FIR दर्ज कर देंगे। दूसरी पार्टी को कहेंगे अपनी छोटी लड़की से आरोप लगवा दे, भाई ये आपने चोट मरवा ले और लड़ाई झगड़े का मुकदमा, बराबर का मुकदमा कर दे तो ये काबू आएंगे, चमार नहीं तो नहीं आते। ये पुलिस वाले खुद एडवाइस करते हैं। और इसके बाद बहुत सारे केसेस में हमारे लोग समझौता कर लेते हैं। वो समझौता कर लेते हैं तो पुलिस समझौता करने के लिए क्या कहती है, हमारे लोग लिख के दे आते हैं, जी मेरे साथ जो FIR में घटना हुई, जाति सूचक गाली बकी, मारपीट की, छेड़खानी हुई, जो भी हुई, उसमें हमारा समझौता हो गया, हम कार्रवाई नहीं करना चाहते आगे। पुलिस वाले कहेंगे ना, ये नहीं चलेगा भाई, तू ये लिख के दे कि जो FIR में मैंने बात लिखाई है जाति सूचक गाली वाली, छेड़खानी वाली, मारपीट वाली, भला ये तो मैंने गलत फहमी में लिखा दी, ऐसी तो कोई घटना हुई नहीं थी, ये एफिडेविट पे लिख के दे। और उसको इतना प्रेशराइज कर देते हैं कंप्लेनेंट अनुसूचित जाति वाले को कि मजबूरन उसको वो एफिडेविट देना पड़ता है। और वो पुलिस वाले एक लाइन लिखते हैं कि भाई शिकायतकर्ता का शपथ पत्र प्राप्त हुआ, उसके आधार पर इस मुकदमा में कोई संज्ञेय अपराध कॉग्निजेबल ऑफेंस होना नहीं पाया गया, इसलिए मुकदमा झूठा पाया गया, खारिज किया जाता है। और सरकार हर महीने, पुलिस हेडक्वार्टर हर महीने इनसे रिपोर्ट मांगता है कि SC ST एक्ट के कितने पर्चे दर्ज हुए, कितने खारिज हुए और कितने टू कोर्ट हुए। और आंकड़ा ये है कि हर 3-4 महीने में 100 पर्चे दर्ज होते हैं, उसमें से आपके 80 पर्चे खारिज कर दिए जाते हैं इन्हीं शपथ पत्रों के आधार पर। और फिर जो होम डिपार्टमेंट है, गृह मंत्रालय, वो एक डाटा तैयार कर रहा है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एक डाटा तैयार कर रहा है। उस डाटे में लिखेगा कि हरियाणा में 3 साल में 50,000 मुकदमे दर्ज हुए, जिसमें से 48,600 मुकदमे झूठे पाए गए, खारिज कर दिए गए। वो झूठे नहीं थे, वो मुकदमे सच्चे थे, लेकिन हमारे लोगों ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया और पुलिस को एफिडेविट दे दिए ये कह के कि इसमें कोई घटना हुई नहीं। अब ये जो डाटा पुलिस ने तैयार किया है, होम डिपार्टमेंट ने तैयार किया, इस डाटे का क्या होगा? आप लोगों को याद होगा कि मार्च 2018 में सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल हुई थी। एक व्यक्ति ने अपने खिलाफ, मुंबई के एक आदमी ने अपने खिलाफ SC ST एक्ट का मामला था, उसको खारिज कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में वो पहुंचा और बोला जी मेरे खिलाफ तो झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया SC ST का, और मेरे खिलाफ नहीं, बहुत लोगों के खिलाफ हो रहे हैं। अब जो SC ST एक्ट है ये भारत सरकार का है, भारत की संसद ने पास किया है। भारत सरकार के वकील को इस SC ST एक्ट के मुकदमे का वहां पे प्रोटेक्शन करना चाहिए था, डिफेंड करना चाहिए था इस एक्ट को। लेकिन भारत सरकार का वकील बोला जी बात तो ठीक है, SC ST एक्ट का मिसयूज हो रहा है। सर कोर्ट ने कहा कोई आंकड़ा वाकड़ा भाई, कोई डाटा, ब्रज डाटा तो नहीं है। लेकिन जज भी दोनों जो थे वो भी मनुवादी विचारधारा के थे, उन्होंने उसमें एक्ट में कानून पास कर दिया, उसमें फैसला दे दिया कि भाई उसकी FIR जो थी वो खारिज कर दी और साथ में गाइडलाइन जारी कर दी, बिना मांगे गाइडलाइन जारी कर दी। उस पिटिशनर ने ये नहीं कहा था कि भाई कोई SC ST एक्ट के बारे में एडवर्स कमेंट भी कर दो, उसने तो कहा था मेरी FIR खारिज कर दो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा
कि भाई SC/ST एक्ट में अब अग्रिम जमानत भी होगी। FIR रजिस्टर करने से पहले हम जांच करेंगे कि कंप्लेंट में जान है या नहीं है, सच्ची है या झूठी है। तीसरा, गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधिकारियों की पूर्व अनुमति की जरूरत है। इससे पहले क्या था एक्ट में? इससे पहले यह था कि SC/ST एक्ट में अग्रिम जमानत नहीं होगी, तुरंत FIR रजिस्टर होगी और अरेस्ट के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कानून पास कर दिया, और कानून पास करने के बाद, क्योंकि हमारे समाज का एकमात्र प्रोटेक्शन है ये एक्ट जो है SC/ST एक्ट, हमारे समाज के लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक, व्हाट्सएप, इनके माध्यम से हमारे समाज के युवा में क्रांति आई। और कुछ दिन बाद इस फैसले के उन लोगों ने 2 अप्रैल को 2018 को एक बड़ा ऐतिहासिक आंदोलन किया, भारत बंद किया, जिसमें हमारे 17 शहीदों को जान गंवानी पड़ी, 17 हमारे युवाओं को जान गंवानी पड़ी, शहादत दी उन्होंने। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना फैसला वापस ले लिया और संसद ने भी कानून पास कर दिया। और कानून पास करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने और संसद ने दोनों ने कह दिया कि SC/ST एक्ट में कंप्लेंट आएगी तो तुरंत FIR दर्ज करनी पड़ेगी। दूसरा, गिरफ्तारी के लिए किसी पूर्व अनुमति की जरूरत नहीं है और एंटीसिपेटरी बेल भी नहीं होगी। अब सुप्रीम कोर्ट का कानून आ गया तो इन पुलिस वालों को भी थोड़ा मजबूर होना पड़ा, ये FIR दर्ज करने लगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने और SC/ST एक्ट में यह भी लिखा है कि भाई कोई पुलिस अफसर, इस मामले में 3 पुलिस ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आप लोगों को बता दूं, एक जिले का SP, एक जिस कंप्लेंट जिस DSP के पास गई है वो, और एक SHO कंसर्न थाना का, 3 पुलिस अधिकारी। अगर SC/ST एक्ट में FIR नहीं हुई तो इन तीनों पुलिस अधिकारियों के खिलाफ दफा 4 SC/ST एक्ट और दफा 217, 219, 166, 166 में पुलिस वालों के खिलाफ पर्चा दर्ज हो जाएगा। तो मैं फिर दोबारा वहीं पे आता हूं। मैंने युवराज सिंह के खिलाफ कंप्लेंट दी, मेरी 8 महीने तक पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की, और वो वीडियो में साफ बोल रहा है हमारे बारे में गलत। फिर मैंने जिले के SP को और 2 DSP के पास वो कंप्लेंट गई थी। उन दोनों DSP को पार्टी बनाया, SP को पार्टी बनाया, SHO को पार्टी बनाया, और जज साहब को कहा SC/ST स्पेशल कोर्ट के, जी ये लोग जानबूझ के डेलिबरेटली FIR रजिस्टर करने में नाकाम रहे हैं और इन सेक्शंस के अपराधी, इनके खिलाफ एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी करके FIR दर्ज करने के आदेश दिए। कोर्ट कानून के अनुसार चलती है, कोर्ट को कानून दिखाया, कोर्ट ने उसी टाइम ऑर्डर कर दिया कि इन चारों अधिकारियों के खिलाफ एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी के ऑर्डर किए गए। जिस दिन एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी के ऑर्डर हुए उससे 2 दिन बाद युवराज के खिलाफ FIR रजिस्टर होगी SC/ST एक्ट में। अब जब उसके खिलाफ FIR दर्ज होगी तो उसको लगा कि भाई जब तेरे खिलाफ FIR दर्ज हो सकती है तो तू गिरफ्तार भी हो सकता है। फिर वो हाई कोर्ट भागा, हाई कोर्ट में उसने बड़ा लंबा खींचा, बहुत महंगा वकील किया, लेकिन जज साहब जो हैं उनको भी कानून के हिसाब से चलना पड़ेगा। जज साहब को हमारा केस कानूनन बनता था और जज साहब ने उसकी जो FIR क्वेश्चन की पिटीशन थी उसको खारिज किया। उसको पुलिस जांच में शामिल होना पड़ा, उसको फॉर्मल अरेस्ट होना पड़ा, गिरफ्तार होना पड़ा, और उसके खिलाफ 2-3 दिन के अंदर हिसार की कोर्ट में चालान पेश होगा। अभी 2-4 दिन के बाद अखबारों में पढ़ेंगे आप। और वो सामान्य आरोपी की तरह जेल में, उस आरोपी की तरह कोर्टों में तारीख भुगतेगा और उसके खिलाफ अपराध प्रूफ करेंगे और 5 साल की सजा है इस मामले में, और उसको सजा कराएंगे। जब सलमान खान को और चुड़ाले को सजा हो सकती है तो ये क्या चीज है। और साथियों, इसके साथ 5-10 दिन बाद ही वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा की कलाकार है, हीरोइन है बबीता जी, मुनमुन दत्ता और बबीता जी, उसने भी एक वीडियो डाल दी। उस वीडियो में बोल रही है कि मैं अच्छा दिखना चाहती हूं, मुझे YouTube पर आना है, मैं भंगियों जैसा नहीं दिखना चाहती, तू भी आ जा भाई लाइन में। अगले दिन उसकी भी FIR दर्ज होगी। फिर एक और कलाकार थी युविका चौधरी, वो ओम शांति ओम नाम की एक फिल्म आई थी, उसमें वो थी और बिग बॉस में भी आई थी। उसने भी इसी तरह की टिप्पणी की, उसके खिलाफ भी इमीडिएट FIR दर्ज होगी। तीनों के तीनों
जो सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज हैं, ये तीनों के तीनों हांसी डीएसपी के दफ्तर में अपीयर हुए। 3-3, 4-4 घंटे इनकी इंटेरोगेशन हुई, इनको शामिल जांच हुआ, इनकी फॉर्मल अरेस्ट हुई। अरेस्ट होने के बाद इनको बेल पे छोड़ा गया और अब ये तारीखें भुगतेंगे सर। और अभी आपने रिसेंटली एक इंटरव्यू सुना होगा बाबा रामदेव का। एक पत्रकार उससे पूछ रहा है, बोला बाबा जी 2014 में आपने एक बात कही थी कि जिसको 40 रुपए लीटर पेट्रोल लेना है और 300 का सिलेंडर लेना है, बीजेपी को वोट दे दो। लेकिन जनाब अब तो 1000-1200 का सिलेंडर हो गया और 100-125 का तेल हो गया है, 108 हो गया। तो उस बाबा ने कहा, मैं तो नहीं देता तेरी बात का जवाब, क्यों तू क्या ठेकेदार है क्या, पूछड़ पाड़ेगा तू मेरी। लेकिन आपको बताऊं, इस बाबा रामदेव के खिलाफ भी हम लोगों ने, इसने दलित समाज की महिलाओं के बारे में गलत टिप्पणी की थी, राहुल गांधी के बारे में कहा था कि ये तो ना दलित महिलाओं के घरों में हनीमून मनाने जाता है। और हमने इसके खिलाफ कंप्लेंट की थी और उस कंप्लेंट में इसके कोर्ट से नोटिस इशू है और ये कोर्ट में तारीख भुगत रहा है। और जल्दी ही आप लोग देखेंगे कि इन तीनों की तरह इसकी भी हम लोग सजा कराएंगे और इसको भी जेल भिजवाने का काम करेंगे। और हमारा कॉन्सेप्ट सीधा सीधा क्लियर है, हम लोग अब बिल्कुल तैयार नहीं है कि कोई भी सोशल मीडिया पे आएगा, हमारे समाज के बारे में गलत बोलेगा और गलत बोल के चला जाएगा। हम इस चीज को खत्म करना चाहते हैं। तो जो भी आप लोगों को भी कोई इस तरह गलत बोले या आप लोगों के साथ इस तरह की कोई बकवासबाजी करे तो तुरंत पुलिस में जाने का आप काम करें। लेकिन साथियों, आप लोगों को बताऊं कि मैं पिछले 10 साल में कम से कम 500-600 एट्रोसिटी के केस कर चुका हूं, जिसमें से ये मान के चलो कि 30-40 केसों में हमने कन्विक्शन भी ली है। बड़ा मुश्किल होता है कन्विक्शन लेना SC/ST एक्ट के केस में, क्योंकि पुलिस भी आपके खिलाफ है और सरकार भी आपके खिलाफ है, इवन जुडिशरी भी आपके खिलाफ है। लेकिन इसके बावजूद हमने कन्विक्शन ली है। मिर्चपुर केस में हमने हरियाणा की हिस्ट्री में सबसे पहली बार 33 लोगों की कन्विक्शन ली थी, जिसमें 12 लोगों को तो उम्र कैद की सजा हुई। डाबरा गैंगरेप केस की हमने बात बताई, और भी बहुत सारे केस उसमें हमने कन्विक्शन लेने का काम किया। लेकिन इस समस्या ये है कि हम लोग खाली वकील के तौर पे, समाज सेवी के तौर पे ये काम करते हैं तो सरकार हमारी दुश्मन बनती है, पुलिस हमारी दुश्मन बनती है। और जो कम्युनिटी मोस्टली रिस्पॉन्सिबल है हरियाणा में एट्रोसिटीज के लिए, वो लोग हमारे दुश्मन बन गए। मैं 2010 से लेकर 2018 तक पुलिस प्रोटेक्शन में रहा हूं। मेरे पास 2-2 गनमैन होते थे। और जब मिर्चपुर केस ताजा चला था, उस टाइम मेरे घर पर पूरी एक पुलिस चौकी बनी हुई थी प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन कई बार सरकार के खिलाफ बोलना भारी पड़ जाता है और मेरी प्रोटेक्शन केवल इसलिए वापस ले ली गई कि हम लोग स्टेज के माध्यम से, हम किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम लोग समाज के हक की बात करना हमको भारी पड़ जाता है। अब भी आप लोगों ने छात्र का मामला सुना होगा, खापड़ का मामला सुना होगा। छात्र में हमारे समाज के लोगों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया है। सामाजिक बहिष्कार इसलिए कर दिया गया है कि हमारे बच्चों ने मारपीट के खिलाफ, जातिगत उत्पीड़न के खिलाफ FIR दर्ज करा दी थी और जातिगत गुंडों ने खाप पंचायत आयोजित कर ली और खाप पंचायत आयोजित करके कहा कि पर्चा वापस ले लो, मुकदमा वापस ले लो, नहीं तो तुम्हारा सामाजिक बहिष्कार कर देंगे। SC/ST एक्ट में जो सामाजिक बहिष्कार का मुकदमा दर्ज होता है, उसमें कानूनन DC को मौके पे जाना होता है, SP को मौके पे जाना होता है और SDM को मौके पे जाना होता है। लेकिन साथियों, ये तीनों मौके पे गए और मौके पे जाके हमारे समाज के साथी जो थे, पीड़ित थे, उनसे बोला भाई गांव में भाईचारा, DC और SDM की शब्द वर्डिंग है, बोला मुकदमा वापस ले लो। लेकिन हमारे साथियों ने मुकदमे वापस नहीं लिए और हमारे साथियों के खिलाफ ही काउंटर केस कर दिए गए, इंक्लूडिंग उस मामले में 4 मुकदमे तो मेरे खिलाफ दर्ज है। जींद में टोटल मेरे खिलाफ 12 मुकदमे, 13 मुकदमे सरकार ने दर्ज कर रखे हैं,
जिसमें राजद्रोह दफा 124 तक के मुकदमे हम लोगों के खिलाफ दर्ज हैं। 2-2 महीने अंडरग्राउंड रह के जेलों और वो रह के और हम लोगों ने अपनी जमानतें कराई। तो इस चीज की हमको कीमत चुकानी पड़ती है। 76 में हमारे साथियों ने हिम्मत दिखाई है और कल उन्होंने कहा कि हम 76 में डॉक्टर BR अम्बेडकर जयंती मनाएंगे और उन्होंने बैनर गांव में लगा दिया और उसमें मेरे को मुख्य अतिथि के तौर पे मेरा नाम और फोटो लगा दी। और गांव के जो जातिवादी गुंडे थे उनके व्हाट्सएप ग्रुप पे चर्चा चल पड़ी कि ये आएगा, इसको आने नहीं देना, और आए तो इसका इलाज कर दो। मैंने अपने फेसबुक पे भी डाला वो स्क्रीनशॉट उनका। लेकिन साथियों, इसी तरह रात का कार्यक्रम है और पूरी गांव को क्रॉस करके हमारे उस बस्ती पे जाना पड़ता है। उसमें जाएंगे और उनकी छाती पे डॉक्टर BR अम्बेडकर की जय जयकार करके आएंगे वहां पर। और साथियों, काफी लंबा वक्त हो गया है, लेकिन एक चीज मैं आखिरी में एक चीज कहना चाहूंगा कि हमारी बेटियां, हमारी महिलाएं हमारा स्वाभिमान है। और जो हरियाणा के जातिवादी गुंडे हैं वो इनके माध्यम से हमारे स्वाभिमान को चोट लगाना चाहते हैं, चोट मारना चाहते हैं। जो एक खास कम्युनिटी के लोग हैं, मैं जाति का नाम नहीं लूंगा क्योंकि एक बार मैंने जाति का नाम लिया था, मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग करके और दफा 153 का मुकदमा दर्ज करा दिया। जो एक खास कम्युनिटी के लोग हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा, वो अपनी बेटियों को कोख में ही मार देने का काम करते हैं, जिसकी वजह से हरियाणा के सेक्स रेशो में एक बार बहुत कमी आ गई थी। अब सरकार ने थोड़ी सख्ताई कर दी। बच्चियों की पेट के अंदर ही हत्या कर देने के चलते लड़कियों की बहुत भारी कमी हो गई, खासतौर पर उस पर्टिकुलर कम्युनिटी में। अब पर्टिकुलर कम्युनिटी में होने के बाद एक एक गांव में 150, 200 लोग कुंवारे, 50 साल के हो गए, शादियां नहीं हो रही। अब उनको क्या करना पड़ता है? उनको जाना पड़ता है भाई कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, झारखंड, यहां से मोल की लड़कियां लाके शादी करनी पड़ रही है। और वो लड़कियां क्या करती हैं? वो 5-6 महीने रहती है, माल बटोर के पैसे वैसे इकट्ठे करके वो भागती है। अब इनको अपनी कुंठा शांत करने के लिए और शादियां करने के लिए लड़कियां चाहिए। इनको भाई गर्लफ्रेंड भी चाहिए, फिल्म में ये भी देखते हैं। इनको बहुएं भी चाहिए, लेकिन अपनी बेटियों को पेट में मार दिया। तो फिर हमारी बच्चियां जो है, हमारी बच्चियां बड़ा सॉफ्ट टारगेट है भाई। इनके साथ छेड़खानी कर दो, रेप कर दो, लेकिन आसानी से समझौता हो जाएगा। अभी 5-6 दिन पहले दादरी की घटना है। 3 जातिवादी गुंडों ने 16 साल की बच्ची को किडनैप किया, रेप किया, और रेप करने के बाद उसको धमकी दी और वो घर पे आके लड़की सुसाइड कर दी। मैं वहां मौके पे जाने वाला था, पीड़ित परिवार का मेरे पास कॉल आया था, और जब मैं उनसे बात कर रहा था, बीच में उस बाप था या भाई था, उसके हाथ से किसी ने फोन छीन लिया। बोला जी आपको आने की जरूरत नहीं है, डीएसपी साहब आ रहे हैं और डीएसपी साहब आएंगे और हम आप जो भी होगा बता देंगे। पता चला कोई गिरफ्तारी नहीं हुई और डीएसपी ने उनको मीठी गोली देके और वहां से उठा दिया। अब फिर मेरे पास फोन कर रहे हैं, बोला जी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। मैंने पहले तो तुमने गिरफ्तारी नहीं है। तो बच्चियों के साथ इस तरह की घटना है। इसका नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि उस परिवार में जिस बच्ची के साथ घटना हो गई, उस परिवार में जितनी भी बच्चियां हैं, उसका बाप सबकी पढ़ाई छुड़ा देगा कि कभी दूसरी बच्ची के साथ इस तरह की घटना ना हो जाए। परिवार को छोड़ दो, उस गांव में हमारे समाज के जितने भी परिवार हैं, सारे अपने लड़कियों को स्कूल से घर बिठा देंगे। यह एक बहुत बड़ा इशू है। सेकंड बात, जो हमारे समाज की एक्टिविस्ट लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, उनको एक चीज पे गौर करना चाहिए। हमारे समाज की जो स्कूल गोइंग लड़कियां हैं, खासतौर पे 16 से 18 साल के बीच की जो लड़कियां हैं, उन लड़कियों की काउंसलिंग करनी पड़ेगी।
क्योंकि 16 से 18 साल के बीच में जो समझ होती है बच्चियों की वो बहुत कम होती है। ऊपर से मोबाइल का जमाना है, टीवी का जमाना है, सीरीज का जमाना है, तो दिमाग में है ना प्यार मोहब्बत इस तरह की जो बेकार की बातें ये ठूस ठूस के भर दी जाती हैं टीवी मोबाइल पर। अब बच्चियां बड़ी जल्दी प्रलोभन में आ जाती हैं, बड़ी जल्दी बहकावे में आ जाती हैं। और बहुत सारे केस ऐसे आ रहे हैं 16 से 18 साल की हमारे समाज की लड़कियों को बहला फुसला के जातिवादी गुंडों के लड़के ले जाते हैं। ले जाने के बाद और क्या होता है फिर एफआईआर दर्ज होती है, पुलिस को पॉक्सो का मामला होने के चलते एफआईआर दर्ज करनी पड़ती है। वो 2-3 दिन बाद लड़की रिकवर होती है। रिकवर होने के बाद पुलिस डिपार्टमेंट की जो महिला थाना वाली पुलिस अधिकारी हैं, जिनकी ड्यूटी महिलाओं की प्रोटेक्शन करना है, जिनकी ड्यूटी महिलाओं की कार्रवाई करना है, महिलाओं के केसेस की कार्रवाई करना है, वो पुलिस वालियां क्या करेंगी? वो लड़की जयपुर से मिली, जयपुर से उस लड़की को लेके आएंगी और लड़की को लेकर आएंगी, रास्ते में कहेंगी तेरे जज साहब के सामने बयान होंगे और जज साहब से कह देना अपनी मर्जी से गई। मेरे साथ कोई गलत काम नहीं हुआ। और आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि रेप केसेस में चाहे वो SC ST के साथ हो चाहे जनरल कम्युनिटी के साथ हो, कंसेंट जो होती है, कंसेंट एक बड़ा, कंसेंट का मतलब मर्जी शब्द जो होता है बड़ा अहम शब्द होता है। 18 साल से नीचे उम्र की लड़की अपनी मर्जी देने के लायक नहीं मानी जाती। कानून कहता है कि 18 साल की से कम उम्र की लड़की की खुद की कोई मर्जी नहीं होती। अगर मर्जी भी है तो उसको ये माना जाएगा कि उसको बहलाया फुसलाया धमकी